गाइस, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। इस मांगा के अब सिर्फ 6 चैप्टर बाकी हैं। अगले वीडियो में मैं पूरी मांगा कंप्लीट कर दूंगा और इसके बाद एक नई मांगा लेकर एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी टीम का काम था ज़ुओशान द्वारा बनाए जाने वाले स्पेशल टनल को मॉन्स्टर्स के हमले से बचाना। अगर टनल डिस्ट्रॉय हो जाता तो लाखों रेफ्यूजीज बीच रास्ते में मर जाते। इसीलिए दोनों टीम्स इसी मिशन के लिए तैयार की गईं। उधर सुपिंग को अचानक एक मैसेज मिला। उसमें बताया गया था कि बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट का रिकंस्ट्रक्शन आखिरकार सफल हो गया है। ये सुनकर सुपिंग खुश हो गया क्योंकि आने वाली लड़ाई में ये उनके बहुत काम आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि उसका एलाई और जानकारी दे पाता, सिग्नल्स अचानक कट गए। सुपिंग तुरंत होली लाइट सिटी जाने की परमिशन मांगने लगा और उधर होली लाइट सिटी की हालत बेहद भयानक हो चुकी थी। पूरी एकेडमी आग की लपटों में घिरी हुई थी। मॉन्स्टर इन्वेजन ने पूरे बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। उन मॉन्स्टर्स में सबसे खतरनाक था आयरन स्पाइन्ड अर्थ ड्रैगन बीस्ट। वो क्रीचर पहले ही कई लोगों की जान ले चुका था, लेकिन उसी समय कॉन्ट्रैक्ट कॉपी टेक्निक अभी सिर्फ 90% कंप्लीट हुई थी। मॉन्स्टर्स लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे और अब उसकी जान के साथ साथ टेक्निक कंप्लीशन भी खतरे में थी। वो डरकर भागने लगी, लेकिन अचानक गिर पड़ी। अगले ही पल एक ड्रैगन ने उसकी टांग को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। अब वो पूरी तरह इमोबिलाइज थी और मौत उससे बस कुछ कदम दूर थी। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने अपनी बीस्ट टेमिंग स्किल एक्टिवेट की और उस ड्रैगन को जबरदस्ती सुला दिया। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी क्योंकि 2 और ड्रैगन्स उसके सामने खड़े थे जो किसी भी पल उसे मार सकते थे। लेकिन उसने नारुतो की साकुरा की तरह यूजलेस बनने से इनकार कर दिया। उसने तुरंत मरे हुए ड्रैगन की बॉडी का इस्तेमाल करके ट्रैप तैयार किया और अगले ही पल बूम, दोनों ड्रैगन्स उसी ट्रैप में फंसकर मारे गए। इस तरह उसकी जान बच गई। आखिरकार टेक्निक कॉपी प्रोसेस पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो खुद बुरी तरह घायल हो गई थी और एकेडमी के अंदर हर तरफ आयरन ड्रैगन्स घूम रहे थे। मतलब उसके पास भागने की जगह लगभग खत्म हो चुकी थी। हालांकि अच्छी बात ये थी कि वो सभी ड्रैगन्स अभी यंगलिंग्स थे, इसीलिए उसे अब भी बचने की थोड़ी उम्मीद थी। वो तेजी से अपनी मास्क की तरफ भागी और फिर उसने मॉन्स्टर्स पर कुछ स्पेशल वायल्स फेंके। दोनों ऑपोजिट नेचर वाले वायल्स फूटते ही एक भयानक एसिडिक स्मोक स्क्रीन बन गई। तेजाब जैसी उस धुंध ने ड्रैगन्स को बुरी तरह जला दिया और कुछ ही सेकंड में दोनों मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर पड़े। उसने एक और लड़ाई जीत ली थी। असल में उस एजेंट का एसिडिक इफेक्ट ही इन ड्रैगन्स की सबसे बड़ी कमजोरी था। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने वाली थी, घायल ड्रैगन्स ने एक भयानक चीख निकाली। उनकी रोर इतनी डरावनी थी कि पूरा बिल्डिंग कांप उठा। वो लड़की डरते हुए सोचने लगी, अब ये क्या करने वाले हैं। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि अगले ही पल टूटी हुई दीवार के पीछे से एक विशालकाय आंख उसे घूरती दिखाई दी। वो किसी टाइटैनिक बीस्ट की आंख थी। उस पल उसे समझ आ गया, शायद अब वो सच में खत्म होने वाली है। उधर सीन बदलता है वेस्टर्न सी रीजन के इवैक्यूएशन पॉइंट पर, जहां एंडलेस मॉन्स्टर हॉर्ड्स लोगों पर टूट पड़ रही थीं। मॉन्स्टर हॉर्ड्स समुद्र की लहरों की तरह टूट पड़ रही थीं, मानो पूरा सुनामी इंसानों को निगलने आ रहा हो। लीडर वूकू और उसके लोग ज़ुओशान के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो स्पेशल टनल एक्टिवेट कर सके। अगले ही पल उसके पेट ने स्कॉचिंग हेवन फ्लेम्स छोड़ी। भयानक आग की लपटों ने सामने आने वाले मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर दिया। उधर एक और वॉरियर ने आइस सोल मिस्ट एक्टिवेट की, जिससे पूरा बैटलफील्ड बर्फीली धुंध में बदल गया। फिर तीसरा वॉरियर अपने विशाल जायंट टर्टल पेट के साथ आगे बढ़ा और उसने जमे हुए मॉन्स्टर्स को चकनाचूर करना शुरू कर दिया। सीनियर ली भी पीछे नहीं रहा। उसने अपने समन्स बुलाए और दोनों क्रीचर्स ने थंडर और विंड अटैक्स छोड़े। अचानक पूरा बैटलफील्ड एक विशाल हरिकेन में बदल गया। तेज धार वाली हवाएं और गरजती हुई बिजली सैकड़ों मॉन्स्टर्स को पल भर में खत्म कर रही थी। बैटलशिप के सोल्जर्स ये देखकर खुश हो उठे। उन्हें लगा सब कॉन्टिनेंटल रीजन से मदद आ गई है और अब उनकी जान बच सकती है। लेकिन तभी बूम, एक भयानक अर्थक्वेक ने पूरी जमीन हिला दी। अगले ही पल धरती फट गई और उसके अंदर से एक टाइटैनिक मॉन्स्टर बाहर निकला। वो क्रीचर देखने में सरप्राइजिंगली क्यूट था, लेकिन उसका साइज इतना विशाल था कि पूरे शहर को ढक सकता था। लीडर वाक्शु ने तुरंत कहा, घबराओ मत, ये हमारा एलाई है। मतलब उन्हें अब सबसे बड़ी मदद मिलने वाली थी। लेकिन अगले ही सेकंड वो विशाल मॉन्स्टर जागते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सोल्जर्स तो ये देखकर हंसी रोक ही नहीं पाए। शायद ये उतना शानदार सपोर्ट नहीं था जितनी उम्मीद की गई थी। तभी लीडर वाक्शु आगे बढ़ा और उसने अपनी ब्लेड से एक विशाल वर्म मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट डाला। मॉन्स्टर को मारने के बाद उसने उसके विशाल फैंग्स पकड़ लिए
और उस मोटे स्नोरलैक्स जैसे क्रीचर पर चिल्लाया, उठो, तुम्हारा फेवरेट खाना आ गया है। अगले ही पल उसने पूरा जायंट वर्म उठाकर सीधे ज़ुओ शान के मुंह की तरफ फेंक दिया। वो लेजी जायंट अचानक जाग गया और पपी की तरह खुशी से उसे पकड़कर खाने लगा। लेकिन उसका अगला मूव देखकर सोल्जर्स डर गए। इतना विशाल माउंटेन साइज्ड क्रीचर खुशी में लिटरली उछल पड़ा। सभी को लगा अब तो इम्पैक्ट से पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात, ज़ुओ शान पूरी तरह वेटलेस होकर नीचे उतरा। इतना बड़ा मॉन्स्टर होने के बावजूद उसके उतरने का इम्पैक्ट तक महसूस नहीं हुआ। पेट भरने के बाद ज़ुओ शान आखिरकार सीरियस हो गया। उसने अपनी शक्ति एक्टिवेट की और एक विशाल स्पेशल टनल बनाना शुरू कर दिया। पूरा आसमान एनर्जी वॉर्टेक्स से भर गया। अब यही पोर्टल उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था। लीडर वुकू ने अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहा, ये पोर्टल हमें दूसरे रीजन तक टेलीपोर्ट करेगा। इसी के जरिए सिविलियंस को बचाया जाएगा। इसके बाद सीन बदलता है। डिफेंस लाइन के ईस्टर्न पार्ट में एक वॉच टावर के अंदर वो शराबी इमॉर्टल फिर से शराब पीने में व्यस्त था। उसी समय उसके साथी उससे पूछते हैं, तुम सी एम्परर के बारे में कितना जानते हो? तब वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उस कैटास्ट्रफी को याद करने लगा। वो कैटास्ट्रफी असल में उस आदमी की वजह से शुरू हुई थी जो 1000 साल पहले टावर लॉर्ड से हार गया था। उन दोनों की लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरा समुद्र तक भाप बनकर उड़ गया था। सी एम्परर की हार के बाद सी क्लैन के सभी मेंबर्स ने टावर लॉर्ड के प्रति लॉयल्टी की शपथ ली थी। उन्होंने वादा किया था कि वो हमेशा उसके अधीन रहेंगे। लेकिन अब 1000 साल पुराना वो प्रॉमिस टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब उन क्रीचर्स को टावर लॉर्ड का कोई डर नहीं रहा। असल समस्या ये थी कि वो ओरिजिनल टावर लॉर्ड कई सालों से रहस्यमयी तरीके से गायब था और अब लोग शक करने लगे थे कि शायद वो मर चुका है। मौजूदा हालात को देखते हुए करंट टावर मास्टर को हर पॉसिबल मदद की जरूरत थी, खासकर तब जब 4 किंग्स भी अब शैडोज में चालें चलना शुरू कर चुके थे। तभी समुद्र के अंदर से एक गार्गेंचुअन टेल बाहर निकली। उस एक वार ने पूरा टावर तोड़ दिया और दोनों वॉरियर्स को दूर फेंक दिया। सी मॉन्स्टर्स अब सीधे इंसानों के खिलाफ मैदान में उतर चुके थे। ह्यूमैनिटी की सारी आर्म्ड फोर्सेस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके वेपन्स उन मॉन्स्टर्स पर लगभग बेअसर साबित हो रहे थे। हालात देखकर दोनों वॉरियर्स ने तुरंत अपने बीस्ट्स के साथ फ्यूजन एक्टिवेट कर लिया। उधर लीडर वुकू लगातार अपने आदमियों को आदेश दे रहा था, डिफेंस मजबूत रखो क्योंकि किसी भी पल नई बीस्ट वेव आ सकती है। उसने अपने मेन को बाकी बचे मॉन्स्टर्स खत्म करने का आदेश दिया। तभी उसके एक आदमी ने खबर दी, सभी रेफ्यूजी ग्रुप्स को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया है। लेकिन उसी पल बूम, ड्रंकन इमॉर्टल की दिशा में एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ। अचानक उसके वॉच पर इमरजेंसी नोटिफिकेशन आया। उसके साथी तुरंत पूछने लगे, वहां क्या हो रहा है? कुछ ही देर बाद ड्रंकन इमॉर्टल दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका शरीर बुरी तरह घायल था और वो घबराकर मदद मांग रहा था। लेकिन सीनियर ली ने उसे ताना मारा, तुम हमेशा सरकाज़म करते रहते थे। अब समझ आया हालात कितने खराब हैं। पहली बार उस शराबी इमॉर्टल का घमंड टूट गया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और कहा, अभी बस मेरी जान बचा लो। लीडर वुकू ने शांत आवाज में जवाब दिया, ये जगह शराब पीने की नहीं है, ये वेस्टलैंड है जहां हर तरफ मौत और केओस फैला हुआ है। हम चाहें तो तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी हम बैटल में व्यस्त हैं, और वैसे भी टावर मास्टर सिर्फ मिशन कंप्लीट होने पर हमें प्रेज करेगा, तुम्हारी जान बचाने पर नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद वुकू ने कहा, मैं खुद तुम्हें बचाने आऊंगा। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उसके साथी हैरानी से पूछने लगे, आप ऐसे आदमी को बचाने क्यों जा रहे हैं? तब वुकू ने गंभीर आवाज में कहा, मैं ये दया दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि लेजेंडरी वॉरियर का टाइटल बदनाम ना हो। उसकी ये बात सुनकर उसके सभी कॉमरेड्स के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। वुकू का सम्मान अपने साथियों के दिलों में और भी बढ़ गया। वो दहाड़ते हुए बोला, इन मॉन्स्टर्स को यहीं खत्म करना होगा वरना ये पूरी धरती को निगल जाएंगे। उधर सीन फिर एकेडमी की तरफ बदलता है जहां वो लड़की बुरी तरह घायल हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और दर्द की वजह से वो कांप रही थी। फिर भी वो किसी तरह अपने लैब की तरफ बढ़ती रही। आखिरकार उसे पता चला कि कल्टिवेशन बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। वो कांपते हाथों से उस ड्राइव तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी बूम, एक टाइटैनिक मॉन्स्टर ने अपनी विशाल क्लॉ अंदर घुसा दी और उसे हवा में उछाल दिया। अब पहली बार उस मॉन्स्टर का पूरा रूप दिखाई दिया।
वो किसी ईवल गॉडजिला जैसा दिख रहा था। उसका शरीर कई बिल्डिंग्स जितना विशाल था और उसका चेहरा इतना डरावना था कि मानो किसी हॉरर मूवी का अंतिम विलेन हो। वो क्रीचर अब उसे निगलने ही वाला था कि तभी लड़की पूरी ताकत से चिल्लाई, टीचर। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। आसमान से एक भयानक ब्लास्ट नीचे उतरी और उस मॉन्स्टर के शरीर को चीर कर रख दिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वो बीस्ट पूरी तरह कटा पड़ा था, मानो किसी ने उसे सुशी की तरह स्लाइसेस में काट दिया हो। वहां खड़ा था सूपिंग। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकेडमी पर इतना बड़ा हमला होगा। फिर उसकी नजर लड़की की घायल टांग पर गई, लेकिन इस समय सबसे जरूरी चीज थी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट की यूएसबी ड्राइव। लड़की ने कांपते हुए कहा, ड्राइव ले जाइए। सूपिंग तुरंत पीसी के पास गया, ड्राइव निकाली और फिर लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने गर्व से कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने ह्यूमैनिटी को बचाने लायक चीज पूरी कर दी। इसके बाद दोनों ड्रैगन पर सवार हुए और उनका अगला डेस्टिनेशन था रास्कल ब्रांड, जहां लड़की सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन तभी आसमान में एक डार्क पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल से भयानक स्पेशल एनर्जी निकल रही थी और अगले ही पल उस पोर्टल से वही थाउजेंड-आइड बीस्ट बाहर निकला। वो मॉन्स्टर वापस आ चुका था। जैसे ही बाहर आया उसने आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर दिया ताकि उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। सूपिंग हैरान था। उसने तो पिछली बार इसका सिर काट दिया था, फिर भी ये कैसे जिंदा है। अब अगर इस कैलामिटी को नहीं रोका गया तो काउंटलेस पेट्स और ह्यूमंस उसके रॉफ में मारे जाएंगे। तभी एबिस गार्डियन ने पहली बार सूपिंग को नोटिस किया। उसकी आंखों में पुरानी नफरत चमक उठी। उसने कहा, पिछली बार मैंने अपनी असली टेक्निक दिखाई ही नहीं थी, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी शक्ति दिखाता, सूपिंग ने फिर से पूरी दुनिया को डार्कनेस में डुबो दिया। पूरा बैटलफील्ड अंधेरे में खो गया। सिर्फ दो डरावनी आंखें चमक रही थीं, जो हर चीज को पैरालिसिस जैसा डर दे रही थीं। यहाँ तक कि एबिस क्रीचर भी उस डार्कनेस से डर गया। उसे समझ ही नहीं आया आखिर रोशनी गायब कैसे हो गई। अचानक लिटिल स्केली अंधेरे के बीच अपने अगले शिकार के सामने प्रकट हुआ और अगले ही पल स्लैश उसने क्रीचर के शरीर को चीर डाला। मॉन्स्टर ने तुरंत अपने शरीर को रीजेनरेट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी कोई भी लिम्ब वापस नहीं उग रही थी। अब उस क्रीचर के शरीर का कोई हिस्सा उसकी कमांड को मान ही नहीं रहा था। उसका सिर कटकर एक छोटे से टुकड़े जैसा रह गया था। सूपिंग अब इतनी भयानक ताकत तक पहुंच चुका था कि वो एक फेट लेवल मॉन्स्टर को भी आसानी से कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद उसने लिटिल स्केली को आदेश दिया, अपनी स्पेशल ब्लेड इस्तेमाल करो, इसे खत्म करो और इसका कोर एब्जॉर्ब कर लो। और हमेशा की तरह लिटिल स्केली ने बिना एक सेकंड गंवाए वही किया। उसका अटैक बिल्कुल वर्जिल के जजमेंट कट एंड जैसा लग रहा था। सूपिंग उस डीमन को हर हाल में खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसी ने दुनिया को तबाही की तरफ धकेला था। कुछ ही पल बाद वो हॉरिफाइंग बीस्ट पूरी तरह स्लॉटर हो चुका था और उसका क्रिस्टल कोर अब लिटिल स्केली के हाथों में था। लेकिन अगला पल और भी शॉकिंग था। स्केली ने उस कोर को अपने हाथों में ही क्रश कर दिया। बूम! अचानक उसके शरीर में भयानक एनर्जी दौड़ने लगी। आसमान तक पहुंचती हुई एनर्जी पिलर फूट पड़ी और उसी पल लिटिल स्केली एक नए लेवल पर पहुंच गया। सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं, उसकी स्किल्स भी इवॉल्व होने लगी। पहले अनडेड फ्लैश सिर्फ दूरी कम करने की स्किल थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्केली स्पेशल एबिलिटीज तक इस्तेमाल कर सकता है। उधर सूपिंग की ओन ग्रोथ भी तेजी से बढ़ने लगी। उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा भारी और टेरिफाइंग हो चुकी थी। इसके बाद वो अपनी स्टूडेंट को लेकर वापस लिटिल रास्कल ब्रांच पहुंचा। सबसे पहले उसने उसकी घायल टांग हील करनी शुरू की। वो बोला, मैं स्टार पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारा घाव भरने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की का इलाज करने के बाद उसने पूछा, क्या शेंगवांगबे सिटी ओल्ड बाई के अधीन है? फिर उसने तुरंत ओल्ड बाई को कॉल किया। जैसे ही ओल्ड बाई ने कॉल उठाया, सूपिंग ने सीधा बताया, 1000 डीमन को मैंने खत्म कर दिया और मेरे साथ एक घायल लड़की भी है जिसे तुरंत मदद चाहिए। ये सुनकर ओल्ड बाई पूरी तरह स्टन्ड रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सूपिंग ने उन सबसे खतरनाक डीमंस में से एक को अकेले खत्म कर दिया। अगले ही पल ओल्ड बाई ने तुरंत अपने फोर्सेस को आदेश दिया, सारी स्ट्रीट सील कर दो और शहर में बचे हुए सभी पावरफुल बीस्ट्स को खत्म करो। वो लगातार अलग अलग कमांड्स देता जा रहा था, लेकिन ये देखकर सूपिंग इरिटेट हो गया, क्योंकि ओल्ड बाई घायल लड़की से ज्यादा सिटी मैनेजमेंट की चिंता कर रहा था। ओल्ड बाई ने कहा, मेडिकल टीम जल्द पहुंच जाएगी, लेकिन अभी मुझे शहर के बाकी हिस्सों को संभालना है। कॉल खत्म होने के बाद सूपिंग लड़की से बोला, मदद जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे अभी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट मास्टर करना होगा, तभी मैं अपनी पावर्स और बढ़ा पाऊंगा।
इतना कहकर उसने यूएसबी ड्राइव अपने वॉच में इंसर्ट कर दी। डेटा लोड होते ही उसके दिमाग में काउंटलेस बाइनरी नंबर्स भरने लगे। पॉन कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिकेसीज देखकर वो खुद हैरान रह गया। असल में ये टेक्निक किसी भी पेट मास्टर को अपने पेट्स की कॉम्बैट पावर्स शेयर करने की अनुमति देती थी। उदाहरण के लिए ड्रैगन हाउंड की पावर उसके एवोल्यूशन के दौरान आसमान छू चुकी थी, लेकिन सुपिंग का शरीर उस ताकत को सहन नहीं कर सकता था। इसीलिए उसके ऊपर 3 सील्स लगाए गए थे। अब अगर पहला सील अनलॉक किया जाए तो ड्रैगन को सीधे वॉइड केव रेल्म तक इवॉल्व किया जा सकता था। पहला सील हटाने के बाद ड्रैगन हाउंड वॉइड केव रेल्म तक पहुंच सकता था। दूसरा सील हटाने पर वो सीधे फेट रेल्म में इवॉल्व हो जाता, और अगर तीसरा सील भी टूट जाए तो शायद वो सेलेस्टियल रेल्म तक पहुंच सकता था। ये सब जानने के बाद सुपिंग के अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने फैसला किया वो तीनों सील्स हटाएगा। अगले ही पल उसने अपने सिस्टम से कल्टीवेशन ट्रेनिंग ग्राउंड्स एक्टिवेट किए। वहां उसने एक खास लोकेशन चुनी। वो आउटर मीटियोराइट एरिया था जहां जाने के लिए थोड़ी एनर्जी फी लगती थी। पोर्टल खुलते ही सुपिंग वहां पहुंच गया, लेकिन ये वही जगह थी जहां पहली बार आते वक्त वो मौत के मुंह में पहुंच गया था। उस समय एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी, लेकिन अब वो पहले वाला कमजोर इंसान नहीं रहा और उसने ठान लिया था अब वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वहां पहुंचकर उसने अपने पेट के साथ इंटरेक्शन शुरू किया और बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट कर दिया। अचानक उसके पेट की पावर्स सीधे उसके शरीर में फ्लो होने लगी। सुपिंग के माथे पर एक स्पेशल मार्क उभर आया और उसी पल आसमान में भयानक थंडरस्टॉर्म शुरू हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह साइन हो चुका था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये अवेकनिंग उसके पुराने लेवल से कई गुना ऊपर थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन सुपिंग यही नहीं रुका। अब वो अपने गॉडली पेट के दूसरे और तीसरे सील्स भी हटाना चाहता था। अचानक कई मैजिकल सीलिंग सर्कल्स ड्रैगन हाउंड के शरीर के चारों ओर बनने लगे। पहले ऐसा लगा मानो वो क्रीचर को बाइंड कर रहे हों, लेकिन अगले ही पल क्रैक सभी मैजिक सर्कल्स टूट गए और उसी क्षण ड्रैगन हाउंड की एवोल्यूशन पूरी हो गई। सुपिंग खुशी से भर उठा क्योंकि उसे उस क्रीचर की इनसेन स्टार पावर महसूस हो रही थी। लेकिन अगले ही सेकंड सिर्फ उसकी ऑरा का एक हल्का सा दबाव सुपिंग को लगभग मार डालता है। अब उसे समझ आया उसने अपनी पेट की ताकत को बेहद कम आंका था। वो मर्ज स्ट्रेंथ संभाल पाएगा ऐसा सोच रहा था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। सुपिंग डर के मारे हांफने लगा। उसने पहले कभी इतनी भयानक शक्ति महसूस नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने दोबारा कोशिश की। वो रिवाइव हुआ और फिर मर गया। उसके लिम्स तक फट गए, उसका शरीर खून के पेस्ट में बदल गया, लेकिन फिर भी वो बार बार कोशिश करता रहा। हर बार वो अपने सारे पॉइंट्स खर्च करके रिवाइव होता। धीरे धीरे सुपिंग पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो गया। वो अपने पेट की पावर का सामना तक नहीं कर पा रहा था। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि उसने रिवाइव होने के लिए सस्ती लोकेशन चुनी थी, वरना वो कब का खत्म हो चुका होता। अब उसे समझ आ गया सीधी ताकत से ये संभव नहीं है, इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया। अगली बार रिवाइव होते ही उसने जोर से दहाड़ लगाई। डिवाइन डेमोनिक बॉडी समन। अचानक उसकी ऑरा से एक विशाल एवतार प्रकट हुआ जिसने अटैक्स को ब्लॉक करना शुरू किया। कुछ पल के लिए सुपिंग खुश हो गया क्योंकि इस बार वो तुरंत नहीं मरा, लेकिन अगले ही सेकंड बूम उसका पूरा शरीर इवेपोरेट हो गया। ड्रैगन हाउंड की शक्ति अब भी जरूरत से कहीं ज्यादा थी। अब सुपिंग सच में थक चुका था, यहाँ तक कि उसका गोल्डन क्रो बॉडी भी इस पावर गैप को पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी स्टबर्ननेस अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो ड्रैगन हाउंड से बोला, कृपया अपनी ताकत थोड़ी रोक कर रखो। क्रीचर ने भी पूरी कोशिश की और अपनी शक्ति को सिर्फ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की तरह बाहर निकलने दिया।